क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। ठीक है, तो बेरोजगारी हम आपके कहते कैसे हैं, 15 से 64 साल के बीच का एक ऐसा पर्सन जिसे आपके किसी कार्य करने की एलिजिबिलिटी हो, कैपेसिटी और डिजायर हो, लेकिन फिर भी उसे काम ना मिले, तो ये कहलाता है। दूसरा हमने देखा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति में कार्य करने की आपके एलिजिबिलिटी और कैपेसिटी तो है लेकिन आपके डिजायर नहीं है। ठीक है, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का कैलकुलेशन हम आपके अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट याद रखना। ये नोट, तो नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट का अगला कंसेप्ट याद रखना, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट आपके किसे कहते हैं, वे पर्सन जिन्हें उनकी एलिजिबिलिटी या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क ना मिला हो। ठीक है, अब है कोई आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वर्क मिला है उसे आपके टाइपिस्ट का, तो इसका मतलब ये वर्क उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम आपके क्या कहते हैं, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो भारत में जो आपकी बड़ी समस्या है वो क्या है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना लेबर फोर्स। लेबर फोर्स आपके क्या होता है कि 15 से 64 साल के बीच की आपके पॉपुलेशन। तो किसी भी देश में आपके 15 से 64 साल के बीच की जो पॉपुलेशन होती है उसे हम कहते हैं लेबर फोर्स। ठीक है, अब टास्क फोर्स, तो लेबर फोर्स के वे लोग जिन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, यानी कि जो किसी काम को या जॉब को कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, टास्क फोर्स। तो देश में आपके अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, लेबर फोर्स माइनस टास्क फोर्स, ये कहलाता है आपके अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की अवधारणाएं समझना कुछ। तो नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपके कंसेप्ट्स यानी कि अवधारणाएं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की आपके 3 अवधारणाएं होती हैं और ये अवधारणाएं आपके दी किसने थी, तीनों की तीनों बाय एनएसएसओ। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपके तीनों कंसेप्ट कौन से हैं, पहली अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअल स्टेटस सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दूसरा वीकली स्टेटस साप्ताहिक बेरोजगारी, तीसरा डेली स्टेटस दैनिक बेरोजगारी। ठीक है, तो वीकली स्टेटस और डेली स्टेटस इनका कैलकुलेशन 7 दिन के आधार पर किया जाता है और यूजुअल स्टेटस का कैलकुलेशन 52 वीक यानी कि 1 साल के आधार पर। ठीक है, यूजुअल स्टेटस आपके यहाँ सामान्य स्थिति बेरोजगारी हम कहते कैसे हैं, उन व्यक्तियों की संख्या जो साल में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हो। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर ए लॉन्ग टर्म इन ए रेफरेंस ईयर, इसी को हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि खुली बेरोजगारी। ठीक है, तो खुली बेरोजगारी के अंदर हम किसकी गणना करते हैं, वे व्यक्ति जो साल में ज्यादातर समय क्या रहते हो, बेरोजगार रहते हो। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है आपके वीकली स्टेटस। तो वीकली स्टेटस यानी कि साप्ताहिक बेरोजगारी, ये क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन डिडंट गॉट जॉब इवन फॉर 1 आवर इन रेफरेंस वीक, यानी कि उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह में, जिस सप्ताह ये कैलकुलेशन की गई है, उन्हें 1 घंटे का भी जॉब ना मिला हो, यह कहलाता है आपके क्या, वीकली स्टेटस। दूसरा आपके डेली स्टेटस। डेली स्टेटस क्या होता है कि सर्वेक्षण सप्ताह में आपके, ठीक है, हो सकता है कि एक दिन इन्हें 3 घंटे का काम मिल गया हो, एक दिन 2 घंटे का, किसी दिन 4 घंटे का, किसी दिन बिल्कुल नहीं मिला, फिर दूसरे दिन 3 घंटे का, यानी कि पूरे सप्ताह में हो सकता है इन्हें 7 दिन काम मिला हो लेकिन किसी भी दिन 4 घंटे से ज्यादा का ना मिला हो, तो ये कहलाता है आपके क्या, डेली स्टेटस। ठीक है, दैनिक बेरोजगारी। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो दोनों में वीकली स्टेटस डेली स्टेटस की कैलकुलेशन वीकली बेसिस पे और इसकी 52 वीक। ठीक, तो भारत में अगर हम बेरोजगारी का स्वरूप देखें या प्रकृति देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में आपके अलग नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का और शहरी क्षेत्र में अलग। ठीक है, तो सबसे पहले आपके रूरल रीजन। रूरल रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट 2 प्रकार की होती है, डिस्गस्ड या मार्जिनल। ठीक, और दूसरा सीजनल। जबकि अर्बन रीजन में आपके अनएम्प्लॉयमेंट 3 प्रकार की होती है, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिक। ठीक, तो सबसे पहले आपके डिस्गस्ड या मार्जिनल आपके सीमांत या छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी हम किसे कहते हैं। तो मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन आपके होती है कि जब आपके लोग किसी काम में लगे तो हैं लेकिन उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, सीमांत उत्पादकता, यानी कि उनका जो आउटपुट है वो 0 है। अगर वो लोग काम छोड़ भी दें तब भी आपके उस काम के ऊपर, आपके उस उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल
गांव के अंदर सामान्यतः क्या होता है, गांव के अंदर आपके लोगों के पास जमीनें हैं, यह है आपके किसी के पास कोई फार्म यानी कि खेत, ठीक है। अब यहां आपके कोई 10 पर्सन आपके पूरे परिवार के लगे हुए हैं और साल में यहां प्रोडक्टिविटी है कितनी, 1 टन, ठीक है। तो 10 लोग आपके खेती कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कितनी है, 1 टन। अब इन 10 में से आपके इस घर में आपके 3 लोग आईएएस की तैयारी के लिए आ गए दिल्ली, 3 कम हो गए, ठीक है। अब बचे कितने, 7%, और ये 7% काम कर रहे हैं तब भी प्रोडक्टिविटी है कितनी, इसका मतलब ये 3 तो फालतू ही लगे थे, ठीक। तो आपकी ये सिचुएशन कहलाती है क्या, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सीमांत या छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कि लोग खेत पे हैं तो, लेकिन उनके खेत पे होने से प्रोडक्शन में कोई आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट याद रखना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मौसमी बेरोजगारी, तो ये भी आपके गांव में होती है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वह सिचुएशन है कि गांव में जब आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी का टाइम होता है तब तो वहां के लोगों को आपके रोजगार मिल जाता है, लेकिन जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी का टाइम नहीं होता तो फिर वो बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके खेतों में बुआई का अलग टाइम होगा, कटाई का अलग होगा, पानी देने का अलग होगा, ठीक। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा कंटिन्यूअस चलता हो, बीच में इसमें भी गैप आता है, ठीक। तो आपके उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें एग्रीकल्चर एक्टिविटी के पीरियड में तो आपके काम मिल जाएगा लेकिन उसके अलावा नहीं मिलेगा, ये कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके बाद में आपके, अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट शहरों में क्यों नहीं दिखाई देता, का मतलब आपके एक स्पेसिफिक सीजन में काम मिले दूसरे में ना मिले। अब शहरों में क्या होता है, हर इंडस्ट्री का अपना एक सीजन होता है, तो शहरों में क्या है कि एक इंडस्ट्री का सीजन खत्म होगा तो दूसरी का शुरू हो रहा होगा, तो वो जो लेबर होगी वो दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट कर जाएगी, तो टेम्परेरी लेबर क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती है, इसलिए शहरों में इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, फ्रिक्शनल घर्षणात्मक बेरोजगारी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपके शहरों में होता है, इसमें आपके होता क्या है कि कोई एक जॉब छोड़ दी और दूसरी जॉब आपने ज्वाइन कर ली, तो दोनों के बीच का जो टाइम होगा 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, गैप बिटवीन 2 जॉब्स, एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब को ज्वाइन करने के बीच का समय, ठीक। स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, अब संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपके एक ऐसी सिचुएशन आपके होती है, ठीक। मान लिया कि इकोनॉमी के अंदर आपके कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाए, अब टेक्नोलॉजिकल अगर कोई चेंज हो गया तो अब जो नई नौकरियां मिलेंगी वो उसे मिलेंगी जिसे वो टेक्नोलॉजी आती हो, ठीक। तो इसका मतलब इकोनॉमी में नौकरियां तो हैं लेकिन लोगों को वो टेक्नोलॉजी ही नहीं आती जिससे कि वो क्या कर सके, उस नौकरी को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर जब जॉब तो होते हैं लेकिन लोगों के पास उस जॉब को प्राप्त करने की आपके निर्धारित योग्यता ना हो, तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। इसके बाद में आपके, तो अगली अनएम्प्लॉयमेंट याद रखना, साइक्लिक चक्रीय बेरोजगारी। अब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, इकोनॉमी के अंदर आपके 3 कंडीशन होती हैं जो आपके एक के बाद एक आती रहती हैं। कौन सी, पहली कंडीशन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दूसरी कंडीशन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, और तीसरी कंडीशन डिमांड इज लेस देन सप्लाई। अब ये जो आपके 3 कंडीशंस हैं, इनमें जब कभी भी इकोनॉमी में डिमांड इज लेस देन सप्लाई वाली सिचुएशन आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन 2 क्वार्टर से ज्यादा सस्टेन कर जाए तो ये स्थिति रिसेशन। हमने बताया था कि रिसेशन में एक एक करके लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं, यही सिचुएशन आपके कहलाती है क्या, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब कभी भी इकोनॉमी में डिमांड इज लेस देन सप्लाई की सिचुएशन होगी तो लोगों की नौकरियां जाने लगेंगी और वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये किस वजह से उत्पन्न हो रही है, डिमांड डेफिशिएंसी, मांग की कमी के कारण। क्योंकि जब आपके उद्योगों के द्वारा बनाए जाने वाले सामान की मांग ही नहीं होगी तो फिर वो बना के क्या करेंगे, तो फिर वो लोगों को बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, अब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है देश में, प्रभाव क्या है और इसका समाधान क्या है, ठीक। ये तीनों सेम पॉवर्टी की तरह कर लेना, ठीक। जो सारे कारण, प्रभाव और समाधान पॉवर्टी के हैं वही आपके किसके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, ठीक है। इसके बाद में देश में अगर हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर देखें तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर देता है, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और देन सर्विस, ठीक है। इन्फ्लेशन का आपके जो अर्थ होता है मुद्रास्फीति का, इंक्रीजिंग इनकम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी इंक्रीजिंग प्राइस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ आपकी कीमतों का बढ़ना, ठीक है। अब इन्फ्लेशन से सीधा सीधा आपके अर्थ क्या है, समझना जरा एक ग्राफ से।
तो अब यहां सबसे पहले तो दो कंसेप्ट समझना, पहला इन्फ्लेशन और दूसरा डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का आपके अर्थ होता है इंक्रीजिंग प्राइस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ आपके कीमतों का बढ़ना, और डिफ्लेशन का अर्थ होता है समय के साथ कीमतों का घटना। ठीक है, अब यहां नेक्स्ट समझना, कोई वस्तु है ये 2010 में 10 रुपए, सॉरी 2020 में ये 10 रुपए की मिल रही है, 2021 में 11 रुपए और 2022 में 12 रुपए। इसका मतलब समय के साथ इसकी क्या हो रही है, कीमत बढ़ रही है। तो ये कंसेप्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन। ठीक है, अब यहां एक पॉइंट और समझना, इन्फ्लेशन का दूसरा अर्थ होता है आपके डिक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, मुद्रा की खरीद क्षमता में कमी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया कि 2020 में आप 10 रुपए में 1 केजी शुगर खरीद रहे थे। ठीक है, 2021 में शुगर की कीमत हो गई 11 रुपए। इसका मतलब 2010 में 10 रुपए की खरीद क्षमता थी 1 किलो शुगर, और 2011 में 10 रुपए की खरीद क्षमता हो गई 900 ग्राम शुगर, यानी कि मुद्रा की खरीद क्षमता कम हो गई। ठीक है, 2022 में शुगर अगर 12 रुपए किलो हुई तो 10 रुपए की कीमत, अब 800 ग्राम ही शुगर खरीद पाओगे आप। यानी कि आप क्या देख रहे हो, इन्फ्लेशन का मतलब कीमतों का बढ़ना या करेंसी की खरीद क्षमता का कम होना, यह कहलाता है क्या, इन्फ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन इसको उलट दो, डिफ्लेशन का मतलब कीमतों का घटना या करेंसी की आपके परचेजिंग पावर का बढ़ना, यह कहलाता है आपके क्या, डिफ्लेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट याद रखना, तो टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। तो सबसे पहले याद रखना आपके रिसेशन यानी कि मंदी। तो मंदी किसे कहते हैं, अगर डिफ्लेशन 2 क्वार्टर से ज्यादा सस्टेन कर जाए तो ये सिचुएशन कहलाती है क्या, रिसेशन यानी कि मंदी। ठीक है, दूसरा याद रखना आपके डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब आपके क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिसेशन। ठीक, अब एक कंसेप्ट याद रखना, डिसइन्फ्लेशन। अब डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है कि जब सरकार जानबूझ के प्राइस को बढ़ाए, सॉरी प्राइस को कम करे। क्यों, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है और उसे अगर रोकना है तो सरकार क्या करेगी, जानबूझकर प्राइस को कम करेगी। इसके जस्ट अपोजिट कंसेप्ट होता है री इन्फ्लेशन। री इन्फ्लेशन का मतलब अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सरकार जानबूझ के प्राइस को बढ़ा दे। ठीक है, क्योंकि सामान्य स्थिति में प्राइस बढ़ती कब है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और प्राइस घटती कब है, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। ठीक है, तो ये होती है आपके ये कंडीशंस। इससे आगे आपके इसकी टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे हम कल की क्लास।